नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रोमांचक कहानियां चैनल में, जहां हर कहानी आपको नए रोमांच, अनसुने रहस्यों और अद्भुत दुनिया की सैर पर ले जाती है। यहां आप सुनेंगे दिलचस्प कहानियां, खौफनाक किस्से और साहसिक यात्राओं का रोमांच। तो तैयार हो जाइए अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने और रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। आज हम लेकर आए हैं रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन की मशहूर कहानी ट्रेजर आइलैंड का दूसरा भाग। आइए खजाने की तलाश में इस रोमांचक सफर पर चलें। कहानी की शुरुआत एडमिरल बेनबो होटल में होती है, जहां एक रहस्यमयी और डरावना समुद्री कप्तान बिल्ली बोन्स अपने अजीब व्यवहार और खौफनाक कहानियों से जिम और उसके परिवार को परेशान कर देता है। एक पैर वाले आदमी के जिक्र और दुश्मनों के डर के बीच उसकी पुरानी दुश्मनी ब्लैक डॉग के साथ सामने आती है। डॉक्टर लाइवसी की चेतावनियां, कप्तान की गुस्सैल हरकतें और एक अंधे भिखारी की काली मुहर कहानी को और रहस्यमय बना देती हैं। कप्तान का अतीत और वर्तमान दुश्मन उसे मौत की ओर धकेलते हैं। जिम और उसकी मां साहस दिखाकर उसके संदूक को खोलते हैं, लेकिन खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। गांव वाले मदद करने से डरते हैं और अंधे भिखारी की वापसी का डर उन्हें भागने पर मजबूर कर देता है। जिम की मां की ईमानदारी और हिम्मत और जिम का खजाना बचाने का संघर्ष इस कहानी को रोमांच और रहस्य से भर देता है। इसके बाद मेरी जिज्ञासा मेरे डर पर हावी हो रही थी। मैं वहां ठहर नहीं सका और धीरे धीरे सरकते हुए फिर से किनारे तक पहुंच गया। झाड़ियों के पीछे सिर छिपाकर मैंने दरवाजे के सामने वाली सड़क पर नजर जमाने की एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली। मैं अभी अपनी जगह ठीक से जमा ही था कि दुश्मनों का झुंड वहां पहुंचने लगा। 7-8 लोग बेतरतीब कदमों से दौड़ते हुए सड़क पर आ रहे थे और सबसे आगे लालटेन लिए एक आदमी था। 3 लोग आपस में हाथ थामे साथ साथ भाग रहे थे। धुंध के बावजूद मैंने पहचान लिया कि उनके बीच वाला वही अंधा भिखारी था और अगले ही पल उसकी आवाज ने मेरी शंका को पक्का कर दिया। दरवाजा तोड़ दो, उसने गरजते हुए कहा। जी हुजूर। 2-3 आवाजें गूंजी और सभी एडमिरल बेम्बो पर टूट पड़े। लालटेन लेकर चलने वाला भी उनके पीछे पीछे था, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे अचानक रुक गए। मुझे लगा शायद दरवाजा खुला देखकर वे हैरान हो गए हैं। कुछ धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी, मानो वे आपस में सलाह कर रहे हों। लेकिन यह ठहराव ज्यादा देर तक नहीं रहा। अंधे आदमी ने फिर जोर से आदेश दिया। उसकी आवाज और भी तीखी और ऊंची हो गई, मानो वह गुस्से और बेचैनी से जल रहा हो। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर। वह चिल्लाया और देरी करने के लिए उन्हें गालियां देने लगा। 4-5 लोग तुरंत उसके आदेश का पालन करते हुए भीतर घुस गए, जबकि 2 आदमी सड़क पर उसी खतरनाक भिखारी के साथ खड़े रहे। कुछ पल की खामोशी छाई रही, फिर भीतर से हैरानी भरी एक चीख सुनाई दी और फिर किसी की आवाज गूंजी। बिल मर चुका है। लेकिन अंधा आदमी इस पर भी भड़क उठा। उसने गुस्से में फिर गरज कर कहा, खड़े खड़े क्या घूर रहे हो? किसी को उसे खोजने दो और बाकी लोग ऊपर जाकर संदूक ले आओ, सुस्त कहीं के। मैंने उनकी तेज कदमों की आवाजें सुनी जो हमारे पुराने सीढ़ियों पर गूंज रही थीं, मानो पूरा घर हिल गया हो। उसके तुरंत बाद हैरानी भरी नई आवाजें सुनाई दी। कप्तान के कमरे की खिड़की जोर से खुली, कांच चटखने की आवाज के साथ,
और एक आदमी चांदनी में सिर और कंधे बाहर निकालकर नीचे सड़क पर खड़े अंधे भिखारी को पुकारने लगा। प्यू, कोई हमसे पहले ही यहाँ पहुँच चुका है। किसी ने संदूक को पूरी तरह खंगाल डाला है। क्या संदूक वही है? प्यू ने गुस्से में दहाड़ते हुए पूछा। पैसे तो यही हैं। अंधे आदमी ने गुस्से में पैसों को कोसते हुए कहा, मुझे फ्लिंट की मुहर चाहिए। वो तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। और तुम नीचे वाले, बिल के पास है क्या? अंधे आदमी ने फिर से गरजते हुए पूछा। तभी एक और आदमी, शायद वही जो कप्तान के शव की तलाशी के लिए नीचे रुका था, सराय के दरवाजे पर आकर बोला, बिल की पूरी तलाशी हो चुकी है, कुछ भी नहीं मिला। ये सब इसी सराय के लोग हैं। वो लड़का, काश मैं उसकी आंखें फोड़ देता। अंधे आदमी प्यू ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वे अभी अभी यहीं थे। जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी तो अंदर से बंद था। फैल जाओ लड़कों और उन्हें ढूंढो। सच में अपनी रोशनी यहीं छोड़ गए हैं। खिड़की से झांकते आदमी ने कहा। फैल जाओ और उन्हें ढूंढो। घर की खाक छान डालो। प्यू ने फिर से चिल्लाया और अपनी छड़ी से सड़क पर जोर से वार किया। इसके बाद हमारी पुरानी सराय में पूरी अफरा-तफरी मच गई। भारी कदमों की आवाजें इधर उधर गूंजने लगी। फर्नीचर पलट गया, दरवाजे लात मारी गए और पूरी इमारत हिल उठी। फिर एक एक करके सभी लोग सड़क पर बाहर निकले और यह घोषणा की कि हमें कहीं नहीं पाया गया। ठीक उसी वक्त वही सीटी जो पहले कप्तान के मरे हुए पैसे की खबर से मेरी माँ और मुझे डरा कर गई थी, अब रात के सन्नाटे में फिर से साफ सुनाई दी और इस बार 2 बार बजी। मैंने पहले सोचा था कि यह अंधे आदमी की सीटी होगी, जैसे वह अपने साथी लुटेरों को हमले के लिए बुला रहा हो, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह किसी ने पहाड़ी से गांव की ओर संकेत दिया था और लुटेरों की प्रतिक्रिया से यह साफ था कि यह संकेत उन्हें आने वाली मुसीबत से सावधान कर रहा था। यह देखो, फिर से डर्क है। एक ने कहा। 2 बार। अब हमें हिलना पड़ेगा साथियों। हिला तो तुम कायर हो। प्यू चिल्लाया। डर्क तो पहले से ही मूर्ख और डरपोक था। तुम उसे क्या समझते हो? वे पास ही होंगे, बहुत दूर नहीं हो सकते। तुम्हारे हाथ में है। फैल जाओ और उन्हें ढूंढो कुत्तों। ओह, अगर मेरी आंखें होती। इस अपील का कुछ असर हुआ, क्योंकि 2 लोग यहाँ वहाँ चीज़ों के बीच झांकने लगे, लेकिन मुझे लगा वे हिम्मत से कम और अपनी जान का ख्याल रखते हुए ऐसा कर रहे थे, जबकि बाकी लोग सड़क पर खड़े हताश से थे। तुम्हारे हाथ में हजारों हैं, मूर्खों, और तुम खड़े हो। अगर तुम इसे ढूंढ सकते तो तुम राजाओं की तरह अमीर होते, और तुम जानते हो कि यह यहीं है और तुम खड़े खड़े घेर रहे हो। एक भी तुम में से बिल का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, और मैंने किया। एक अंधा आदमी, और मैं तुम्हारे लिए अपना मौका खो दूं? मुझे गरीब, रेंगते भिखारी की तरह रहना पड़े जब मैं रॉयल कोच में सवार हो सकता था। अगर तुम में कच्चे बिस्कुट में पड़ी कीट की भी हिम्मत होती तो तुम अभी भी उन्हें पकड़ लेते। चुप रहो प्यू, हमारे पास डबलून्स हैं। एक ने बड़बड़ाया। हो सकता है उन्होंने वह चीज छिपा दी हो। दूसरे ने कहा। जॉर्ज ले लो प्यू, और यहाँ खड़े खड़े शोर मत मचाओ। शोर तो सही शब्द था। प्यू का गुस्सा इन आपत्तियों से इस हद तक बढ़ गया कि अंत में जब उसका गुस्सा पूरी तरह से हावी हो गया, उसने अपनी अंधेपन में इधर उधर छड़ी से वार करना शुरू कर दिया और उसकी छड़ी की आवाज कई बार गहरी धड़कन की तरह गूंजी। यह सुनकर वे भी गुस्से में झल्लाए। अंधे पापी को गालियां देने लगे, उसे डरावनी धमकियां दी और व्यर्थ प्रयास किया उसकी छड़ी पकड़ने और छीनने का। यह झगड़ा हमारी जान बचाने का कारण बना, क्योंकि जब तक यह जारी था तभी पहाड़ी की छोटी से एक और आवाज आई, घोड़ों के दौड़ने की आवाज।
लगभग उसी समय झाड़ियों के पास से एक पिस्तौल की आवाज, उसकी चमक और धमाका सुनाई दिया और वह स्पष्ट रूप से खतरे का आखिरी संकेत था, क्योंकि लुटेरे तुरंत मुड़े और भागने लगे, हर दिशा में बंटते हुए। एक समुद्र की ओर खाड़ी के पास, दूसरा पहाड़ी के पार और बाकी भी इसी तरह। इतना कि आधे मिनट के भीतर उनके कोई निशान नहीं बचा सिवाय प्यू के। उसे उन्होंने छोड़ दिया था, चाहे तो डर की वजह से हो या उसकी बुरी बातें और मार पीट का बदला लेने के लिए, यह मुझे नहीं पता। लेकिन वह वहीं पीछे रह गया, सड़क पर पागलों की तरह इधर उधर घूमते हुए, अपने साथियों को पुकारते हुए। आखिरकार उसने गलत रास्ता लिया और मुझसे कुछ कदम आगे बढ़कर गांव की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया, जॉनी, ब्लैक डॉग, डर्क, तुम लोग पुराने प्यू को छोड़ नहीं जाओगे। साथियों, नहीं छोड़ोगे प्यू को? तभी घोड़ों की आवाज फिर से सुनाई दी और चांदनी में 4-5 सवार नजर आए, जो पूरी रफ्तार से ढलान पर दौड़ते हुए नीचे आ रहे थे। इस पर प्यू ने अपनी गलती देखी, एक चीख मारते हुए मुड़ा और खाई की ओर दौड़ा, जिसमें वह गिर पड़ा। लेकिन वह चंद सेकंड में फिर से खड़ा हो गया और पूरी तरह से भ्रमित होकर सीधे आने वाले घोड़ों के नीचे दौड़ पड़ा। सवार ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। प्यू एक ऊंची चीख के साथ गिरा, जिसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी और चारों खुरों ने उसे रौंदते हुए और पैरों से लताड़ते हुए पार कर लिया। वह अपनी तरफ गिरा, फिर धीरे से अपने चेहरे पर गिरकर बिल्कुल शांत हो गया और फिर नहीं हिला। मैं झटके से खड़ा हुआ और सवारों को आवाज दी। वे रुकने लगे, शायद हादसे से हैरान, और मैंने जल्दी से पहचान लिया कि वे कौन थे। उनमें से एक, जो बाकी सबके पीछे था, वह लड़का था जो गांव से डॉक्टर लिवसी के पास गया था। बाकी के सभी राजस्व अधिकारी थे जिनसे वह रास्ते में मिला था, और उनके साथ वह सूचना लेकर वापस लौट आया था। किट्स होल में लगी नाव की कुछ खबर सुपरवाइजर डांस तक पहुंच गई थी, और उसी ने उसे इस रात हमारे रास्ते पर भेज दिया था, और उसी कारण मेरे और मेरी मां की जान बची। प्यू मर चुका था, बिल्कुल मर चुका। जहां तक मेरी मां का सवाल था, जब हमने उन्हें गांव में ले जाकर थोड़ा ठंडा पानी और नमक दिया, तो जल्द ही वह होश में आ गई और उनका डर किसी नुकसान का कारण नहीं बना। हालांकि वह अब भी पैसों की कमी पर अफसोस करती थी। इस बीच सुपरवाइजर ने जितनी तेजी से हो सका किट्स होल की ओर घोड़ा दौड़ाया, लेकिन उनके लोग घोड़े उतारकर खाई में उतरे, घोड़ों को संभालते और कई बार सहारा देते हुए, और हर पल हमला होने का डर लिए हुए थे। तो यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जब वे होल तक पहुंचे तो लुगर पहले ही रवाना हो चुकी थी, हालांकि वह अभी भी पास थी। उन्होंने लुगर को पुकारा और एक आवाज ने जवाब दिया। उन्हें चांदनी से बाहर रहने को कहा, वरना वह लोहे का स्वाद चखेंगे। और साथ ही एक गोली उनके हाथ के पास से सरसराती हुई निकल गई। कुछ देर बाद लुगर ने मोड़ लिया और गायब हो गई। मिस्टर डांस वहीं खड़े रहे, जैसे वह पानी के बाहर मछली हों, और वह जो कर सकते थे वह यह था कि वह एक आदमी को भेजकर कट्टर को आगाह करें। और ये लगभग कुछ भी नहीं है। मिस्टर डांस ने कहा, लगभग कुछ भी नहीं है। वे पूरी तरह से बचकर निकल गए और बात खत्म। बस मुझे खुशी है कि मैंने मास्टर प्यू के पैर पर कदम रखा, क्योंकि अब तक वह मेरी कहानी सुन चुके थे। मैं उनके साथ एडमिरल बेनबो वापस गया, और आप नहीं समझ सकते कि घर किस हाल में था। इन लोगों ने मेरी मां और मुझे ढूंढते हुए घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, यहां तक कि घड़ी भी गिरा दी थी। और हालांकि कुछ भी नहीं लिया गया था,
सिवाय कप्तान के पैसे की थैली और एक थोड़ा सा चांदी जो दराज से गायब हुआ था। फिर भी मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि हम पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। मिस्टर डांस उस दृश्य को देखकर कुछ भी समझ नहीं पाए। तुम कहते हो कि उन्होंने पैसे ले लिए, तो फिर हॉकिंस वे आखिर किस चीज के पीछे थे? ज्यादा पैसे शायद। नहीं सर, पैसे नहीं, मुझे लगता है, मैंने जवाब दिया। असल में सर, मुझे लगता है कि वह चीज़ मेरी ब्रेस्ट पॉकेट में है, और सच बताऊं तो मुझे उसे सुरक्षित रखने की इच्छा है। बिल्कुल लड़के, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर लिवसी ने कहा। अगर तुम चाहो तो मैं इसे ले लूंगा। मैं सोच रहा था शायद डॉक्टर लिवसी। बिल्कुल सही। उन्होंने बहुत खुशी से बीच में ही बात काटते हुए कहा। बिल्कुल सही, एक सज्जन और एक मजिस्ट्रेट। और अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे खुद वहां जाकर रिपोर्ट करना चाहिए, या तो सर या जमींदार को। मास्टर प्यू मर चुका है आखिरकार। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अफसोस हो, लेकिन वह मर चुका है, देखो। और लोग इसे उसके राजस्व अधिकारी होने के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, अगर वे ऐसा कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं हॉकिंस, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें साथ ले चल सकता हूं। मैंने दिल से उनका धन्यवाद किया और हम फिर से गांव की ओर वापस चले, जहां घोड़े खड़े थे। जैसे ही मैंने मां को अपने इरादे के बारे में बताया, वे सब सवार हो चुके थे। डॉगर, मिस्टर डांस ने कहा। तुम्हारे पास अच्छा घोड़ा है, इस लड़के को अपने पीछे बिठा लो। जैसे ही मैं डॉगर की कमर बेल्ट पकड़े हुए घोड़े पर सवार हुआ, सुपरवाइजर ने आदेश दिया और पूरी टोली डॉक्टर लिवसी के घर की ओर कुदाल जैसी तेज रफ्तार से चल पड़ी। हमने रास्ते भर तेजी से सवारी की, जब तक हम डॉक्टर लिवसी के दरवाजे पर नहीं रुके। घर का सामने वाला हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। मिस्टर डांस ने मुझसे कहा कि कूद कर उतर जाऊं और दरवाजा खटखटाऊं, और डॉगर ने मुझे उतरने के लिए स्त्री की डंडी दी। दरवाजा लगभग तुरंत ही नौकरानी ने खोला। क्या डॉक्टर लिवसी अंदर हैं? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। वह दोपहर में घर आए थे, लेकिन फिर जमींदार के साथ रात का खाना खाने और शाम बिताने के लिए हॉल चले गए। तो चलो लड़कों, मिस्टर डांस ने कहा। इस बार चूंकि दूरी कम थी, मैंने घोड़े पर सवार नहीं हुआ, बल्कि डॉगर की स्त्री की डंडी पकड़े हुए दौड़ते हुए हम लॉज के गेट तक पहुंचे, और फिर लंबे पत्तों से रहित चांदनी से सजे रास्ते पर चलते हुए हॉल की सफेद दीवारों तक पहुंचे, जिनके दोनों ओर बड़े बड़े बागान थे। यहां मिस्टर डांस ने घोड़ा उतारा और मुझे साथ लेकर एक शब्द पर घर में प्रवेश किया। नौकर ने हमें एक घास से ढकी हुई सीढ़ी से नीचे उतारा और हमें एक बड़ी लाइब्रेरी में ले गया, जो पूरी तरह से किताबों की अलमारियों और उनके ऊपर लगे संगमरमर के बूतों से भरी हुई थी। यहां जमींदार और डॉक्टर लिवसी दोनों हाथ में पाइप पकड़े एक तेज आंच वाले चूल्हे के पास बैठे थे। मैंने कभी जमींदार को इतना नजदीक से नहीं देखा था। वह लंबा आदमी था, 6 फीट से ऊपर, और शारीरिक रूप से भी मोटो और चौड़ा, और उसका चेहरा एकदम खुरदरा और लाल था, जैसे लंबी यात्राओं ने उसे पूरी तरह से आकार दिया हो। उसकी भौहें बहुत काली थीं और आसानी से हिलती थीं, जिससे उसे थोड़ा सा गुस्सैल, लेकिन नकारात्मक नहीं, बल्कि तीव्र और उच्च स्वभाव का लगता था। आइए मिस्टर डांस। उसने बहुत शालीनता से और थोड़ा ऊंचे स्वरों में कहा। शुभ संध्या डांस। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा। और तुम्हें भी शुभ संध्या मित्र जिम। कौन सा अच्छा हवा तुम्हें यहाँ ले आई? सुपरवाइजर सीधे और सख्त खड़ा हो गया और अपनी कहानी इस तरह सुनाई जैसे कोई पाठ पढ़ा रहा हो। और आपको देखना चाहिए था कि कैसे दोनों सज्जन एक दूसरे की ओर झुके
और एक दूसरे को देखकर हैरान और दिलचस्पी से भरे हुए थे और अपनी सिगार जलाना तक भूल गए। जब उन्होंने सुना कि मेरी माँ ने वापस सराय में कैसे लौटकर सुरक्षा पाई, तो डॉक्टर लिवसी ने जोर से अपनी जांघ पर थपकी दी और जमींदार ने ब्रावो कहा और अपनी लंबी पाइप को चूल्हे पर पटक दिया। इससे पहले कि कहानी खत्म होती, मिस्टर ट्रेलॉनी यानी जमींदार अपनी सीट से उठकर कमरे में इधर उधर चलने लगे और डॉक्टर जैसे कहानी को और ध्यान से सुनने के लिए अपनी चुटीली सफेद विग उतारकर बैठ गए और उनका अपना कटा हुआ काला बाल बहुत अजीब सा लग रहा था। अंत में मिस्टर डांस ने कहानी खत्म की। मिस्टर डांस, जमींदार यानी मिस्टर ट्रेलॉनी ने कहा, आप सच में एक बहादुर आदमी हैं और उस काले क्रूर अपराधी को घोड़े से नीचे गिराना, इसे मैं एक पुण्य का काम मानता हूं, जैसे कीड़े को मारना। यह लड़का हॉकिंस मुझे लगता है सच में बहादुर है। हॉकिंस, क्या तुम वह घंटी बजाओगे? मिस्टर डांस को कुछ ठंडी बियर चाहिए। तो जिम, डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पास वह चीज है जिसका पीछा वे कर रहे थे, है ना? यह रही सर, मैंने कहा और उसे तेल की पैकिंग थमा दी। डॉक्टर ने इसे ध्यान से देखा, जैसे उनकी उंगलियां इसे खोलने के लिए बेताब हो, लेकिन बजाय उसे खोलने के उन्होंने उसे चुपचाप अपनी कोट की जेब में डाल लिया। जमींदार, उन्होंने कहा, जब डांस अपनी बियर पी लेगा तो उसे बेशक अपने महाशक्ति के सेवा में जाना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिम हॉकिंस को मेरे घर पर रुकने दूं, और अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं सुझाऊंगा कि हम ठंडी पाई मंगवाएं और उसे रात का खाना दें। जैसा आप चाहें लिवसी। जमींदार यानी मिस्टर ट्रेलॉनी ने कहा। हॉकिंस ने ठंडी पाई से कहीं बेहतर कुछ कमाया है। फिर एक बड़ा मुर्गा पाई लाकर एक साइड टेबल पर रखा गया और मैंने मन से खाना खाया, क्योंकि मैं भूख से बेहाल था। जबकि मिस्टर डांस को और भी प्रशंसा मिली और आखिरकार उन्हें विदा दे दिया गया। अब जमींदार, डॉक्टर लिवसी ने कहा। अब लिवसी, जमींदार ने एक ही सांस में कहा। एक एक करके। डॉक्टर लिवसी हंसे। आपने इस फ्लिंट के बारे में सुना होगा, है ना? सुना? जमींदार यानी मिस्टर ट्रेलॉनी ने चिल्लाकर कहा। सुना। वह सबसे खून खराबे वाला समुद्री डाकू था जो कभी सागर में उतरा। ब्लैकबर्ड तो फ्लिंट के मुकाबले बच्चा था। स्पेनियर्ड्स तो इतने डरते थे उससे कि आपको बता दूं सर, मुझे कभी कभी गर्व होता था कि वह इंग्लैंड का था। मैंने अपनी आंखों से उसकी टॉप सेलें देखी हैं त्रिनिदाद के पास, और वह कायर शराब के मटके जैसा जो मेरे साथ था, वह वापस लौट गया। खैर, मैंने इंग्लैंड में इसके बारे में सुना है, डॉक्टर ने कहा। लेकिन सवाल यह है, क्या उसके पास पैसे थे? पैसे? जमींदार यानी मिस्टर ट्रेलॉनी ने कहा। क्या आपने यह कहानी सुनी है? ये बदमाश किसके पीछे थे अगर पैसे नहीं थे? इन्हें और क्या फर्क पड़ता है सिवाय पैसों के? अपनी जान जोखिम में डालने के लिए और क्या वजह थी इनके पास अगर पैसे ना होते? यह हम जल्दी जान जाएंगे, डॉक्टर ने जवाब दिया। लेकिन आप इतने गुस्से में हैं और इतने ज़्यादा उबाल में आते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कह पा रहा। जो मैं जानना चाहता हूँ वह यह है, मान लीजिए कि मेरे पास इस समय एक सुराग है कि फ्लिंट ने अपना खजाना कहाँ दफन किया, तो क्या वह खजाना काफ़ी होगा? काफी होगा सर, मिस्टर ट्रेलॉनी यानी जमींदार ने कहा। यह काफी होगा। अगर हमारे पास वह सुराग है जिसे आप कह रहे हैं, तो मैं ब्रिस्टल डॉक में एक जहाज तैयार करूंगा और आपको और हॉकिंस को साथ ले जाऊंगा, और 1 साल भी खोजबीन करूं तो वह खजाना मेरा होगा। ठीक है, डॉक्टर ने कहा। अब अगर जिम तैयार है तो हम ये पैकेट खोलते हैं। और उसने उसे टेबल पर रखा। पैकेट को सिलाई से जोड़ा गया था और डॉक्टर को अपनी मेडिकल कैंची से सिलाई खोलनी पड़ी। इसके अंदर 2 चीजें थीं,
एक किताब और एक सील किया हुआ कागज। सबसे पहले हम किताब को देखेंगे। डॉक्टर ने कहा। जमींदार और मैं दोनों ही उनके कंधे पर झुककर देख रहे थे, क्योंकि डॉक्टर लाइवसी ने मुझे साइड टेबल से आकर इस खोज का आनंद लेने के लिए इशारा किया था, जहां मैं खाना खा रहा था। पहले पन्ने पर कुछ बेतरतीब लिखावट थी, जैसे कोई व्यक्ति जो कलम से कुछ लिखने के लिए बैठा हो, ऊब या अभ्यास के लिए। एक वही था जो टैटू के निशान जैसा था, बिली बॉन्स की फैंसी। फिर था मी डब्ल्यू बॉन्स, साथ ही और कोई रम नहीं। पामकी के पास उसने इसे पाया, और कुछ और शब्द, ज्यादातर अकेले शब्द और अज्ञेय। मुझे यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह कौन था जिसने इसे पाया, और वह इसे था क्या जो उसने पाया था। शायद उसकी पीठ में चाकू ही था। यहां ज्यादा जानकारी नहीं है, डॉक्टर लाइवसी ने कहा, और वे आगे बढ़ गए। अगले 10-12 पन्नों पर एक अजीब सी श्रृंखला की प्रविष्टियां थीं। एक छोर पर एक तारीख और दूसरे छोर पर एक राशि लिखी थी, जैसे सामान्य खाता बही की किताबों में होती है, लेकिन व्याख्यात्मक लिखावट के बजाय दोनों के बीच विभिन्न संख्या में क्रॉस बनाए गए थे। उदाहरण के तौर पर 12 जून 1745 को एक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से 70 पाउंड चुकाने थे, और इसके बीच में सिर्फ 6 क्रॉस थे जो कारण को स्पष्ट करते थे। कुछ मामलों में निश्चित रूप से एक स्थान का नाम जोड़ा गया था, जैसे ओनफे कैरेक्सिस, या केवल अक्षांश और देशांतर का एक प्रवेश, जैसे 62 डिग्री 17 मिनट 20 सेकंड, 19 डिग्री 2 मिनट 40 सेकंड। यह रिकॉर्ड करीब 20 सालों तक चलता रहा, और जैसे जैसे समय बढ़ा, प्रत्येक प्रविष्टि की राशि बड़ी होती गई, और अंत में एक बड़ी कुल राशि बनाई गई, जिसमें 5-6 गलत जोड़ने के बाद ये शब्द जुड़े थे, बोन्स, उसकी संपत्ति। मैं इसको समझ नहीं पा रहा। डॉक्टर लाइवसी ने कहा। यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है। जमींदार ने कहा। यह काले दिल वाले कुत्ते का खाता बही है। ये क्रॉस उन जहाजों या कस्बों के नाम हैं जिन्हें उन्होंने डुबोया या लूट लिया। ये राशियां उस बदमाश का हिस्सा हैं, और जहां उसे कोई अस्पष्टता का डर था, वहां उसने कुछ स्पष्ट लिखा है। ओनफे कैरेक्सिस, देखो, यहां कुछ दुखी जहाज को उस तट के पास लूटा गया था। भगवान जाने उस जहाज पर सवार गरीब आत्माओं का क्या हुआ। उनकी तो अब हड्डियां भी नहीं रही होंगी। सही, डॉक्टर ने कहा। देखो यात्रा करने का क्या असर होता है। सही, और देखो जैसे जैसे उसकी रैंक बढ़ी, वैसे वैसे राशियां भी बढ़ती गईं। इस किताब में और कुछ नहीं था सिवाय कुछ स्थानों के निर्देशों के, जो अंत के खाली पन्नों पर नोट किए गए थे, और फ्रांसीसी, अंग्रेजी और स्पेनिश मुद्रा को सामान्य मूल्य में बदलने के लिए एक तालिका। किफायती आदमी, डॉक्टर ने कहा। वह धोखा खाने वाला नहीं था। और अब मिस्टर ट्रेलॉनी यानी जमींदार ने कहा। दूसरे पेपर की बारी। मिस्टर ट्रेलॉनी यानी जमींदार ने कहा, यह कागज कई जगहों पर थिम्बल से मोहर लगाकर सील किया गया था। वही थिम्बल शायद जो मैंने कप्तान की जेब में पाया था। डॉक्टर ने बड़ी सावधानी से सील खोला, और उसमें से एक द्वीप का नक्शा गिरा, जिसमें अक्षांश और देशांतर, पानी की गहराई, पहाड़ों, खाड़ी और नदियों के नाम, और हर वह जानकारी थी जो किसी जहाज को सुरक्षित रूप से उस द्वीप के किनारे पर लंगर डालने के लिए जरूरी थी। यह लगभग 9 मील लंबा और 5 मील चौड़ा था, और अगर आप चाहें तो इसे एक मोटे ड्रैगन की तरह खड़ा हुआ मान सकते थे। और इसमें 2 अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह थे, और एक पहाड़ी थी जो मध्य भाग में द स्पाई ग्लास के नाम से चिन्हित थी। इसके बाद की तारीखों में कुछ और अतिरिक्त अंकन थे,
लेकिन सबसे खास 3 लाल स्याही से बने क्रॉस थे। 2 द्वीप के उत्तरी भाग में, एक दक्षिण पश्चिम में, और इस आखिरी के पास उसी लाल स्याही में छोटे और साफ हाथ से, जो कप्तान के अस्थिर लिखावट से बहुत अलग था, ये शब्द थे, खजाने का मुख्य हिस्सा यहाँ। पीछे की ओर उसी हाथ से यह अतिरिक्त जानकारी लिखी हुई थी। लंबा पेड़, स्पाई ग्लास शोल्डर, एन ऑफ एननी की दिशा में एक पॉइंट। कंकाल द्वीप ESE और E से थोड़ा अधिक 10 फीट। बार चांदी उत्तर दिशा के कैश में है। आप इसे पूर्वी टीले की दिशा से ढूंढ सकते हैं, काले चट्टान के ठीक दक्षिण में, जो चेहरे की तरह दिखता है और जो 10 फाथम्स दूर है। हथियार आसानी से मिल सकते हैं बालू की पहाड़ी में, उत्तर किनारे के उत्तरी भाग के बिंदु पर, जो E और 1/4 N की दिशा में है। इतना ही था, लेकिन जितना भी था और मेरे लिए जो समझ से बाहर था, वह जमींदार और डॉक्टर लाइवसी को अत्यधिक खुशी दे गया। लाइवसी, जमींदार ने कहा, आप इस बेकार की आदत को तुरंत छोड़ देंगे। कल मैं ब्रिस्टल के लिए रवाना हो रहा हूं। 2 हफ्ते 10 दिन हमारे पास इंग्लैंड की सबसे अच्छी जहाज और सबसे बेहतरीन क्रू होगा। हॉकिंस को कैबिन बॉय के तौर पर लेंगे। तुम एक शानदार कैबिन बॉय बनोगे हॉकिंस। तुम लाइवसी जहाज के डॉक्टर रहोगे। मैं एडमिरल बनूंगा। हम रेडरथ, जॉयस और हंटर को लेंगे। हमें अच्छे हवा मिलेंगे, तेज यात्रा होगी और हमें जगह खोजने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और पैसे होंगे खाने के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए। ट्रेलॉनी, डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं इसकी गारंटी देता हूं, जिम भी साथ चलेगा और यह परियोजना सफल होगी। केवल एक आदमी है जिससे मुझे डर है। वो कौन है? ट्रेलॉनी यानी जमींदार ने कहा। उस कुत्ते का नाम बताओ। तुम, डॉक्टर ने जवाब दिया। क्योंकि तुम अपनी जुबान नहीं रोक सकते। हम अकेले नहीं हैं जो इस कागज के बारे में जानते हैं। जो लोग आज रात सराय पर हमला करने आए थे, निश्चित रूप से वे साहसी, खतरनाक लोग थे। और जो लोग उस लुगर पर बने थे, और शायद और भी लोग पास में हैं, वे सब के सब हर हालत में यह सुनिश्चित करेंगे कि वे वह पैसा पालें। हमें में से कोई भी अकेले नहीं जाना चाहिए जब तक हम समुद्र पर ना पहुंच जाएं। जिम और मैं इस बीच एक साथ रहेंगे। तुम जॉयस और हंटर को ब्रिस्टल जाते समय ले लेना, और शुरुआत से लेकर अंत तक हम में से कोई भी उस कागज के बारे में एक शब्द भी न बोले। लाइवसी, जमींदार ने कहा, तुम हमेशा सही होते हो। मैं कब्र की तरह चुप रहूंगा। हमारे समुद्र की यात्रा की तैयारी जमींदार के अनुमान से कहीं अधिक समय ले चुकी थी, और हमारी पहली योजनाओं में से कोई भी डॉक्टर लिवसी के मुझे अपने पास रखने के विचार सहित जैसा हमने सोचा था वैसा पूरा नहीं हो सका। डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस का प्रभार एक अन्य चिकित्सक को देने के लिए लंदन जाना पड़ा। जमींदार ब्रिस्टल में काम में व्यस्त था, और मैं हॉल में पुराने रेडरुथ शिकारी की देखरेख में लगभग एक कैदी की तरह रह रहा था। लेकिन समुद्र के सपनों और अजनबी द्वीपों और रोमांचों की सबसे प्यारी कल्पनाओं से भरपूर मैं घंटों तक उस नक्शे पर ध्यान लगाता, जिसकी सभी बारीकियां मुझे अच्छी तरह याद थी। हाउसकीपर के कमरे में आंचल के पास बैठकर मैंने वह द्वीप अपनी कल्पना में हर दिशा से देखा, इसके हर एक एकड़ की खोज की। मैंने उस ऊंचे पहाड़, जिसे वे स्पाई ग्लास कहते हैं, पर 1000 बार चढ़ाई की और वहां से सबसे अद्भुत और बदलते दृश्य देखे। कभी वह द्वीप जंगली आदिवासियों से भरा होता जिनसे हम लड़ते, कभी वह खतरनाक जानवरों से भर जाता जो हमारा शिकार करते।
लेकिन मेरी सारी कल्पनाओं में कुछ भी उतना अजीब और दुखद नहीं था जितना हमारे असली रोमांच। इस तरह हफ्ते बीतते गए जब एक दिन एक पत्र डॉक्टर लिवसी के नाम आया जिसमें यह अतिरिक्त निर्देश था उनकी अनुपस्थिति में इसे टॉम रेडरूट या यंग जिम हॉकिंस द्वारा खोला जाए। इस आदेश का पालन करते हुए हमने, या कहूँ तो मैंने, क्योंकि शिकारी को छपाई के अलावा कुछ पढ़ने में मुश्किल होती थी, निम्नलिखित महत्वपूर्ण समाचार पाया। ओल्ड एंकर इन, ब्रिस्टल, 1 मार्च 17। प्रिय लिवसी, चूंकि मुझे नहीं पता कि आप हॉल में हैं या अभी भी लंदन में हैं, इसलिए मैंने यह पत्र दोनों जगहों पर भेजा है। जहाज़ खरीदी और फिट किया जा चुका है। वह लंगर में खड़ा है, समुद्र में जाने के लिए तैयार। आपने कभी इतना सुंदर स्कूनर नहीं देखा होगा। बच्चा भी इसे चला सकता है। 200 टन। नाम है हिस्पानियोला। मैंने इसे अपने पुराने दोस्त ब्लैंडली से खरीदी है, जिन्होंने पूरे समय मेरे हित में सबसे चमत्कारी तरीके से मदद की। यह अद्भुत व्यक्ति सचमुच मेरे हित में कठिन श्रम कर रहा था, और मैं यह कह सकता हूं कि ब्रिस्टल में हर व्यक्ति ने यही किया जैसे ही उन्हें हमारे गंतव्य के बारे में पता चला। मेरा मतलब है खजाना। रेडरूट, मैंने पत्र को बीच में रोकते हुए कहा, डॉक्टर लिवसी को यह पसंद नहीं आएगा। आखिरकार जमींदार ने बात की है। अच्छा, फिर कौन बात करने का अधिकार रखता है? रेडरूट ने कहा। अगर जमींदार ही डॉक्टर लिवसी के लिए बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब मैंने पूरी तरह से टिप्पणी करना छोड़ दिया और सीधा पढ़ता गया। ब्लैंडली ने खुद हिस्पानियोला को ढूंढा और सबसे अद्भुत तरीके से इसे छुटकियों में खरीद लिया। ब्रिस्टल में एक वर्ग ऐसा है जो ब्लैंडली से बेहद पक्षपाती है। वे यह तक कहते हैं कि यह ईमानदार व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कि हिस्पानियोला उसी की थी और उसने मुझे इसे बेतहाशा महंगे दामों में बेचा। ये सबसे झूठी बातें हैं। हालांकि कोई भी इस जहाज की गुणवत्ता को नकारने की हिम्मत नहीं करता। अब तक कोई अड़चन नहीं आई थी। काम करने वाले लोग, रिगर्स और जो भी थे, थोड़े परेशान करने वाले धीमे थे, लेकिन समय ने उसे ठीक कर दिया। असली समस्या जहाज के क्रू में थी। मैं एक पूरा दल चाहता था, निवासी, बुकनीर या वह घृणित फ्रांसीसी, किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए। और मुझे वह 6 लोग भी मिलना मुश्किल हो गए, जब तक एक अजीब संयोग ने मुझे वही आदमी नहीं दिलवाया जो मुझे चाहिए था। मैं डॉक पर खड़ा था जब बिल्कुल मामूली से मौके पर मेरी उससे बातचीत हुई। पता चला कि वह एक पुराना नाविक है, एक सार्वजनिक घर चलाता है, ब्रिस्टल के सभी समुद्र यात्रा करने वालों को जानता है, किनारे पर अपनी सेहत खो चुका है और समुद्र पर वापस जाने के लिए एक अच्छा स्थान चाहता है। वह उस सुबह वहां तक लंगड़ाते हुए आया था ताकि नमक की हवा ले सके। मैं बेहद प्रभावित हुआ, जैसा आप भी होते, और उसकी हालत पर दया कर मैंने उसे वहीं जहाज का रसोइया रख लिया। उसका नाम है लॉन्ग जॉन सिल्वर और उसने एक पैर खो दिया है, लेकिन मुझे वह एक सिफारिश की तरह लगा क्योंकि उसने यह अपनी देश सेवा में अमर हॉक्स के अधीन खोया था। उसके पास कोई पेंशन नहीं है लिवसी। सोचिए, हम जिस भयानक युग में जी रहे हैं। सुनिए सर, मुझे लगा था कि मैंने बस एक रसोइया ढूंढा है, लेकिन दरअसल मैंने एक पूरी क्रू खोज ली। सिल्वर और मैंने मिलकर कुछ ही दिनों में उन पुराने समुद्री कुत्तों का एक दल तैयार किया। नज़र में शायद अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनके चेहरों से यह साफ झलकता था कि वे सबसे अडिग और निडर आत्मा के लोग हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि हम एक फ्रिगेट से भी लड़ सकते हैं। लॉन्ग जॉन ने तो उन 6 या 7 लोगों में से 2 को भी निकाल बाहर किया जिन्हें मैंने पहले ही रखा था। उसने मुझे चुटकियों में दिखा दिया कि वे वही ताज़े पानी के नाविक हैं जिनसे हमें किसी महत्वपूर्ण अभियान में डरना चाहिए। मैं पूरी तरह से शानदार सेहत और उमंग में हूँ। बैल की तरह खा रहा हूँ, पेड़ की तरह सो रहा हूँ। फिर भी मुझे एक भी पल का आनंद नहीं आएगा जब तक मैं अपने पुराने मल्लाहों की आवाज़ नहीं सुनता जो कैप्स्टैन के चारों ओर कदम बढ़ा रहे हों। समुद्र की ओर खजाने को धिक्कार है। यह समुद्र की महिमा है जिसने मेरे सिर को घुमा दिया है। तो अब लिवसी पोस्ट भेजो। एक भी घंटा न गवाओ अगर तुम मुझसे सच्ची इज्जत रखते हो। युवक जिम हॉकिंस को तुरंत अपनी मां से मिलने भेजो। रेडरथ को रक्षक बनाकर और फिर दोनों पूरी रफ्तार से ब्रिस्टल लौट आओ। जॉन ट्रेलॉनी, मैंने आपको यह नहीं बताया कि ब्लैंडली, जो कि वैसे अगर हम अगस्त के अंत तक वापस नहीं आते हैं तो हमारे पीछे एक सहायक जहाज भेजेगा, ने एक शानदार आदमी को सैलिंग मास्टर के रूप में ढूंढ लिया है। एक सख्त आदमी जिसे मैं अफसोस के साथ कहता हूं, लेकिन बाकी सभी मामलों में एक खजाना है। लॉन्ग जॉन सिल्वर ने एक बहुत सक्षम आदमी को मेट के लिए ढूंढ निकाला जिसका नाम है एरो। मेरे पास एक बोट्सवेन है जो पाइप बजाता है, लिवसी। तो हमारी जहाज हिस्पानियोला पर सब कुछ मैन ओ एन वॉर तरीके से चलेगा। मैं आपको यह बताना भूल गया था कि सिल्वर एक संपन्न आदमी है। मैं खुद जानता हूं कि उसका बैंक खाता है जो कभी भी ओवरड्रॉन नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी को इनका प्रबंधन करने के लिए छोड़ता है, और चूंकि वह एक रंगीन महिला है तो आप और मैं जैसे पुराने कुंवारे लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी पत्नी ही उसकी सेहत के साथ साथ उसे फिर से समुद्र में भेजने की वजह है। उस पत्र ने मुझे जिस उत्साह में डाल दिया उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं खुशी से पागल सा हो गया था, और अगर कभी किसी आदमी से मुझे घृणा हुई तो वह था बूढ़ा टॉम रेडरथ, जो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय बड़बड़ाने और विलाप करने के। बाकी सभी नीचे के शिकारी खुशी खुशी उसकी जगह बदलने को तैयार होते, लेकिन यह श्रीमान की इच्छा थी, और श्रीमान की इच्छा उनके बीच कानून के जैसा थी। कोई भी बूढ़े रेडरथ के अलावा इतनी हिम्मत नहीं करता था कि एक शब्द भी बड़बड़ाए। अगले दिन सुबह वह और मैं पैदल ही एडमिरल बेनबो के लिए चल पड़े, और वहाँ मैंने अपनी माँ को अच्छे स्वास्थ्य और खुशमिजाज में पाया। कप्तान, जो इतना समय तक इतनी परेशानी का कारण बना था, अब उस जगह चला गया था जहाँ बुरे लोग शांति से सोते हैं। श्रीमान ने सब कुछ मरम्मत करवा लिया था। सार्वजनिक कमरे और साइन बोर्ड को फिर से रंगवाया था, और कुछ नए फर्नीचर भी डाले थे। सबसे खास एक खूबसूरत आराम कुर्सी माँ के लिए बार में। उन्होंने एक लड़के को भी उसका शिष्य बना लिया था, ताकि जब तक मैं जाऊं माँ को मदद की कोई कमी न हो। जब मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे पहली बार मेरी स्थिति का एहसास हुआ। अब तक मैंने सिर्फ आने वाली रोमांचक घटनाओं के बारे में सोचा था, घर छोड़ने के बारे में नहीं। और अब इस अजनबी लड़के को देखकर, जो मेरी जगह मेरी माँ के पास रहने वाला था, मुझे पहली बार आंसू आ गए। मुझे डर है कि मैंने उस लड़के की जिंदगी कुत्ते जैसा बना दी थी, क्योंकि वह काम में नया था। मुझे उसे सुधारने और नीचा दिखाने के 100 मौके मिल गए थे, और मैं उन मौक़ों का लाभ उठाने में पीछे नहीं था। रात बीत गई, और अगले दिन दोपहर के बाद रेडरथ और मैं फिर से चलते हुए रास्ते पर थे। मैंने माँ को अलविदा कहा, और उस खाड़ी को भी जहाँ मैं पैदा हुआ था
और प्यारे पुराने एडमिरल बेनबो को अब जब से वह फिर से रंगा गया था उतना प्यारा नहीं रहा। मेरे आखिरी विचारों में से एक था कप्तान, जो अक्सर अपने तिरछे हैट, अपनी तलवार के घाव से झुकी हुई गाल और अपनी पुरानी कांस्य दूरबीन के साथ समुद्र तट पर चलता था। अगली ही पल में हमने मोड़ लिया और मेरा घर आंखों से ओछल हो गया। हमारे साथ मेलगाड़ी ने लगभग शाम के समय रॉयल जॉर्ज से उठाया, जो कि बंजर जमीन पर था। मैं रेडरथ और एक मोटे पुराने सज्जन के बीच फंसा हुआ था और तेज रफ्तार और ठंडी रात की हवा के बावजूद मुझे पहले ही बहुत सारी नींद आ गई थी। और फिर पहाड़ी से नीचे और ऊपर जाते हुए कई स्टेजों के बीच मैं पूरी तरह से गहरी नींद में था। जब मुझे आखिरकार जगाया गया तो यह मेरी पसलियों में एक धक्का था, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि हम एक बड़ी इमारत के सामने खड़े हैं और दिन काफी पहले ही निकल चुका था। हम कहाँ हैं? मैंने पूछा। ब्रिस्टल, उतर जाओ, रेडरुथ ने कहा। ट्रेलॉनी ने अपनी निवास स्थली एक होटल में बनाई थी जो डॉक्स के बहुत नीचे था, ताकि वह स्कूनर के काम की निगरानी कर सके। अब हमें वहीं चलना था और मेरी खुशी के लिए हमारा रास्ता समुद्र किनारे और तरह तरह के जहाज़ों के बीच से था। हर आकार और नेविगेशन के जहाज़ थे और हर एक पर कोई न कोई काम कर रहा था। एक जहाज़ पर नाविक अपने काम में गा रहे थे, दूसरे में लोग ऊंचे मस्तूलों पर चढ़े हुए थे और धागों से लटकते हुए, जो किसी मकड़ी के जाले से भी पतले लग रहे थे। हालांकि मैं जीवन भर समुद्र के किनारे रहा था, मुझे तब तक ऐसा महसूस नहीं हुआ था जैसे मैं समुद्र के पास हूं। तार और नमक की गंध कुछ नया था। मैंने सबसे अद्भुत आकृतियां देखीं जो समंदर पार कर चुकी थीं। इसके अलावा मैंने कई पुराने नाविक भी देखे जिनके कानों में बालियां थीं, दाढ़ी घुंघराले बालों में लिपटी हुई थी, बालों में तार की जुड़ी लटें थीं और उनका समुद्र के रफ अंदाज में चलता हुआ फुर्तीला सा रूप था। अगर मैंने उतने ही राजा या आर्चबिशप देखे होते तो मैं उतना ही खुश होता। और मैं खुद समुद्र की ओर जा रहा था, एक स्कूनर में एक बोट्सवेन के साथ जो बत्तियों में बजा रहा था और सूंडी वाले गाते हुए नाविकों के साथ समुद्र में एक अनजान द्वीप की ओर और दबे खजाने की खोज में। जब मैं अभी इस प्यारी सी कल्पना में खोया हुआ था, अचानक हम एक बड़े होटल के सामने आ गए और वहाँ जमींदार ट्रेलॉनी हमें मिला, जो पूरी तरह से एक समुद्री अधिकारी की तरह तैयार था। मोटे नीले कपड़े में दरवाजे से मुस्कुराते हुए बाहर आ रहा था और नाविकों की चलने की अद्भुत नकल करते हुए। यहाँ हो तुम? वह बोला। और डॉक्टर कल रात लंदन से आ गए। ब्रावो, जहाज का क्रू तैयार है। ओह सर, मैंने कहा। हम कब निकलेंगे? निकलेंगे? उसने कहा। हम कल निकलेंगे। नाश्ता खत्म करने के बाद जमींदार ने मुझे जॉन सिल्वर के नाम एक नोट दिया जो स्पाई ग्लास के साइन पर था और कहा कि मैं आसानी से वह जगह खोज लूँगा अगर मैं डॉक्स की लाइन के साथ चलता रहूं और एक छोटे से टैवर्न का ध्यान रखूं जिसका साइन बड़ा कांस्य टेलीस्कोप होगा। यह सुनकर मैं खुशी से भर गया क्योंकि मुझे और जहाज़ों और समुद्र संबंधी लोगों को देखने का मौका मिलने वाला था। मैं भीड़ भाड़, गाड़ियों और बोरों के बीच रास्ता बनाता हुआ डॉक्स की ओर बढ़ा और आखिरकार वह टैवर्न ढूंढ लिया। वह एक प्यारी सी छोटी सी जगह थी। साइन नया पेंट किया गया था, खिड़कियों पर लाल रंग की सजी हुई चादरें थीं और फर्श पर अच्छी तरह से रेत बिछाई गई थी। दोनों ओर खुली दरवाजे थे जिससे बड़ी और नीची सी कमरा आसानी से दिखाई दे रहा था, भले ही तंबाकू का धुआं घना हो रहा था।
ग्राहक ज्यादातर समुद्री लोग थे और वे इतनी जोर से बात कर रहे थे कि मैं दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर जाने से थोड़ा डर रहा था। इसी बीच एक आदमी एक साइड रूम से बाहर आया और एक नज़र में मुझे समझ में आ गया कि वह लांग जॉन ही होगा। उसका बायां पैर कूल्हे के पास से कट चुका था और बाएं कंधे के नीचे एक बैसाखी थी जिसे वह बड़ी कुशलता से इस्तेमाल कर रहा था, जैसे कोई पक्षी अपनी टांगों पर कूदता हो। वह बहुत लंबा और मजबूत था। चेहरे पर एक मोटा सा भाव था, साधारण और हल्का, लेकिन समझदार और मुस्कुराता हुआ। दरअसल वह बहुत खुशमिजाज लगता था और टेबलों के बीच घूमते हुए हंसी खुशी बात करता और अपने कुछ पसंदीदा ग्राहकों को कंधे पर थपकी दे रहा था। सच कहूं तो जैसे ही जमींदार ट्रेलॉनी के पत्र में लांग जॉन का जिक्र हुआ, मेरे मन में यह डर बैठ गया था कि शायद वह वही एक टांग वाला नाविक हो जिसे मैंने लंबे समय तक पुराने बेनबो में देखा था। लेकिन जिस आदमी को मैंने सामने पाया, उसे देखकर मेरी सारी शंकाएं दूर हो गईं। मैंने कप्तान, ब्लैक डॉग और अंधे आदमी पेव को देखा था और मुझे लगता था कि मुझे एक बुकनियर का सही आकलन हो गया है। वे सब इस साफ सुथरे और सौम्य स्वभाव वाले मालिक से बहुत अलग थे। मैंने साहस जुटाया, दहलीज पार की और सीधे उस आदमी के पास गया जो अपनी बैसाखी पर टिके हुए एक ग्राहक से बात कर रहा था। श्रीमान सिल्वर सर, मैंने पूछा और नोट उसकी ओर बढ़ाया। हाँ, मेरे लड़के, उसने कहा। ये मेरा नाम है बिल्कुल, और तुम कौन हो? और जब उसने जमींदार का पत्र देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसने हल्का सा झटका खाया हो। उसने जोर से कहा। समझ गया, तुम हमारे नए कैबिन बॉय हो। खुशी हुई तुमसे मिलकर। और हाथ बढ़ाते हुए फिर उसने मेरे हाथ को अपने बड़े और मजबूत हाथ में थाम लिया। तभी दरवाजे के पास बैठा हुआ एक ग्राहक अचानक खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वह उसके पास ही था और एक पल में वह सड़क पर था, लेकिन उसकी जल्दी ने मेरी ध्यान खींच लिया और मैंने उसे एक ही झलक में पहचान लिया। वह वही मोम जैसे चेहरे वाला आदमी था जिसे एडमिरल बेनबो में सबसे पहले देखा था और जिसके 2 अंगूठे नहीं थे। अरे, मैंने चिल्लाया, उससे रुकवाओ, वह ब्लैक डॉग है। मुझे उसकी परवाह नहीं है, सिल्वर ने कहा। पर उसने अपना बिल नहीं चुकाया। हैरी, भागो और उसे पकड़ो। जो दूसरा व्यक्ति दरवाजे के पास था वह कूद पड़ा और उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा। अगर वह एडमिरल हॉक भी होता तो भी उसे अपना बिल चुकाना पड़ेगा, सिल्वर ने कहा। और फिर मेरा हाथ छोड़ते हुए, तुमने क्या कहा था? उसने पूछा। ब्लैक क्या? डॉग सर, मैंने कहा। क्या श्रीमान ट्रेलॉनी ने आपको बुकानेर्स के बारे में नहीं बताया? वह उनमें से एक था। तो सिल्वर ने चिल्लाया। मेरे घर में बैन हैरी की मदद करने भागो, वह उनमें से एक था, है ना? क्या तुम उसके साथ पी रहे थे? मॉर्गन, यहाँ आओ। जिस आदमी को उसने मॉर्गन कहा, एक बूढ़ा सफेद बालों वाला महोगनी रंग का नाविक, थोड़ा शर्मिंदा होकर आगे बढ़ा और अपनी तंबाकू की गोटी घुमा रहा था। अब मॉर्गन, लंबे जॉन ने बहुत सख्ती से कहा। तुमने पहले कभी उस ब्लैक डॉग को नहीं देखा था, है ना? नहीं सर। मॉर्गन ने सलामी देते हुए कहा। तुम उसका नाम भी नहीं जानते थे, है ना? नहीं सर। तुम तो भाग्यशाली हो, टॉम मॉर्गन। मालिक ने उत्तेजित होकर कहा। अगर तुम ऐसे किसी के साथ मिले होते तो तुम्हें फिर कभी मेरे घर में कदम रखने की इजाज़त नहीं मिलती। तुम इस पर यकीन कर लो। और वह तुम्हारे पास क्या कह रहा था? सच कहूँ सर, मुझे ठीक से याद नहीं। मॉर्गन ने जवाब दिया। क्या तुम इसे अपने कंधों पर सिर कहते हो या एक मरा हुआ अंधा आदमी? लांग जॉन ने चिल्लाकर कहा। सही से नहीं जानते क्या? शायद तुम नहीं जानते थे कि तुम किससे बात कर रहे थे। चलो अब बताओ,
वह क्या बकवास कर रहा था? यात्राएं, कप्तान, जहाज, बोलो क्या कह रहा था? हम तो कील हॉलिंग के बारे में बात कर रहे थे। मॉर्गन ने जवाब दिया। कील हॉलिंग, हाँ, और ये तो एकदम सही चीज़ थी और तुम इस पर यकीन कर सकते हो। अपनी जगह पर वापस जाओ, तुम एक आलसी हो टॉम। फिर जैसे ही मॉर्गन अपनी सीट पर वापस लौटे, सिल्वर ने मुझे एक गोपनीय फुसफुसाहट में जोड़ा जो मुझे बहुत प्रसन्न करने वाली लगी। वह एक ईमानदार आदमी है, टॉम मॉर्गन, बस थोड़ा मूर्ख है। और अब वह फिर से ऊंचे स्वर में बोलने लगा। चलो देखते हैं। ब्लैक डॉग? नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता। फिर भी मुझे लगता है कि मैंने उस स्वैब को देखा है। वह यहाँ एक अंधे भिखारी के साथ आता था। हाँ, वह आता था। यह उसने किया था, तुम यकीन रखो, मैंने कहा। मैं उस अंधे आदमी को भी जानता था। उसका नाम था पीव। वह था? सिल्वर ने खुशी से कहा। अब वह पूरी तरह उत्तेजित हो चुका था। पीव वही था, यकीनन। वह शार्क जैसा दिखता था। वह, अगर हम इस ब्लैक डॉग को पकड़ लें तो यह खबर कप्तान ट्रेलॉनी के लिए होगी। बेन अच्छा दौड़ने वाला है। कुछ समुद्री आदमी बेन से बेहतर नहीं दौड़ते। उसे पकड़ ले हाथों हाथ, ये मेरी कसम। वह कील हॉलिंग की बात कर रहा था क्या? मैं उसे कील हॉल करूंगा। इस दौरान वह अपनी लाठी के सहारे तवेरन में ऊपर नीचे चक्कर काट रहा था, टेबलों पर हाथ मारता और इतनी उत्तेजना का प्रदर्शन कर रहा था कि यह किसी भी ओल्ड बेली के जज या बाउ स्ट्रीट के पुलिस वाले को भी भरोसा दिला देता। स्पाई ग्लास में ब्लैक डॉग को देखकर मेरे शक पूरी तरह से जाग उठे थे और मैं रसोइये को बारीकी से देख रहा था। लेकिन वह बहुत चालाक था, बहुत जल्दी था और इतना धूर्त था कि जब तक दोनों आदमी वापस आए, सांसें फूलने के बाद यह स्वीकार करते हुए कि वे भीड़ में रास्ता खो बैठे थे और चोरों की तरह डांटे गए थे, तब तक मैं लांग जॉन सिल्वर की निर्दोषिता पर पूरी तरह विश्वास करने के लिए तैयार था। सुनो जिम हॉकिंस, उसने कहा। अब देखो, मेरे जैसे आदमी के लिए ये कितना मुश्किल है ना? यहाँ कप्तान ट्रेलॉनी, वह क्या सोचेगा? यहाँ मैंने इस डचमैन के बेटे को अपनी ही हाउस में बैठाकर अपनी ही रम पिलाई और तुम आकर मुझे साफ साफ बता रहे हो और फिर मैं उसे अपनी आंखों के सामने से हाथ से निकल जाने देता हूँ। अब जिम हॉकिंस, तुम कप्तान के सामने मेरी इज्जत बचाना। तुम लड़के हो, लेकिन जितना समझदार हो उतना ही चालाक। मुझे यह तुम पहले दिन ही समझ में आ गया था। अब सुनो, मैं क्या करता इस पुराने लकड़ी के पंजे के साथ। जब मैं AKB मास्टर मरीनर था तो मैं उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ लेता, हाथ से हाथ मिलाकर, और उसे पुराने झटकों में डाल देता। लेकिन अब फिर अचानक वह रुक गया और उसका मुंह गिर गया, जैसे उसने कुछ याद किया हो। बिल, उसने अचानक कहा। 3 पैग रम। शाह, अगर मैं अपना बिल भूल गया होता तो। और एक बेंच पर गिरते हुए वह हंसी के मारे अपने आंसू बहाने लगा। मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक सका और हम दोनों मिलकर हंसी के झगड़े में झूमते हुए घंटों तक हंसी हंसी में तवेरन को गूंजते हुए छोड़ दिया। अरे मैं तो कितना प्यारा पुराना समुद्री बकरा हूँ, उसने आखिरकार कहा, अपने गालों को पोंछते हुए। तुम और मैं अच्छे दोस्त बनेंगे जिम हॉकिंस, क्योंकि मैं कसम खाता हूँ कि मुझे जहाज का लड़का ही माना जाएगा। लेकिन चलो, अब तैयार हो जाओ। यह नहीं चलेगा। ड्यूटी ड्यूटी होती है साथी। मैं अपनी पुरानी टोपी पहनूंगा और तुम्हारे साथ कप्तान ट्रेलॉनी के पास जाऊंगा और इस मामले की रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि ध्यान रखना, यह गंभीर है जिम हॉकिंस, और न तो तुम और न ही मैं इससे कुछ अच्छा लेकर आए हैं जिसे मैं तो इस हद तक कह सकता हूँ कि क्रेडिट कहला सके। और तुम भी नहीं कहोगे, तुम कोई चालाकी नहीं,
हम दोनों में से कोई भी चालाक नहीं, लेकिन बेशर्म हूं मैं। मेरी बकाया राशि के बारे में जो हंसी उड़ी वह तो काबिल तारीफ थी। और वह फिर से हंसी में झूम उठा और इतनी जोर से हंसा कि हालांकि मुझे वह मजाक समझ में नहीं आया जैसा उसे आया, फिर भी मुझे उसकी खुशी में शामिल होना पड़ा। हमारे छोटे से चलने के दौरान वह मेरे लिए सबसे दिलचस्प साथी साबित हुआ। मुझे उन जहाज़ों के बारे में बताता जिनसे हम गुजर रहे थे, उनकी रिग, टन और राष्ट्रीयता, आगे हो रहे काम को समझाता, कैसे एक जहाज़ माल उतार रहा था, दूसरा माल लौट कर रहा था और तीसरा समुद्र के लिए तैयार हो रहा था। और बीच बीच में जहाज़ों या नाविकों के बारे में छोटे छोटे किस्से सुनाता या नौकायन संबंधी कोई शब्दों का फिर से दोहराता, जिसे मैंने पूरी तरह से सीख लिया था। मुझे समझ में आने लगा कि यह एक बेहतरीन साथी है। जब हम सराय पहुंचे तो स्क्वायर और डॉ लिवसी एक साथ बैठे थे। एक पिंट बियर ख़त्म कर रहे थे जिसमें टोस्ट डूबा हुआ था, इससे पहले कि वे स्कूनर पर निरीक्षण के लिए जाएं। लॉन्ग जॉन ने कहानी की शुरुआत से अंत तक बड़ी धूमधाम और पूरी सच्चाई के साथ सुनाई। यही था, है ना, जिम हॉकिंस। वह कभी कभी कहता और मैं हमेशा उसकी बातों को सही साबित कर सकता था। दोनों सज्जनों को खेद था कि ब्लैक डॉग भाग निकला, लेकिन हम सभी ने यही माना कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। और जब उन्हें प्रशंसा दी गई तो लॉन्ग जॉन ने अपना क्रच उठाया और चला गया। सभी लोग आज शाम 4 बजे तक जहाज पर चढ़ाएं। स्क्वायर ने उसके पीछे आवाज दी। आए सर। रसोइया ने जवाब दिया, रास्ते में। खैर स्क्वायर, लिवसी ने कहा, आम तौर पर मैं आपके खोजों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ जॉन सिल्वर मुझे बिल्कुल सही लगता है। वह आदमी बिल्कुल बेहतरीन है, स्क्वायर ने कहा। और अब लिवसी ने जोड़ा, जिम हॉकिंस हमारे साथ जहाज पर आ सकता है, क्या सिल्वर नहीं? बिल्कुल आ सकता है, स्क्वायर ने कहा। टोपी ले लो जिम हॉकिंस और हम जहाज को देखेंगे। दोस्तों, ट्रेजर आइलैंड की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब तक हमने जॉन सिल्वर और उसके खतरनाक साथियों से मिलकर जहाज के रहस्यों को उजागर किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या जिम और उसके दोस्त खजाने तक पहुंच पाएंगे? और क्या उन्हें और भी खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जारी रखने के लिए हमारे अगले अध्याय का इंतजार करें। यकीन मानिए, अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगला पार्ट सबसे पहले देख सकें।